आपका अखबार आजकल में मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। और आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और डालते हैं एक नजर आज के अखबारों की खास खबरों पर। और आज के अखबारों की जो सबसे खास खबर है वो है 26/11 हमलों में शामिल अबू हमजा जो आतंकी था उसको लेकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हेडलाइन को लेकर अमर उजाला कहता है आतंक के टीचर ने गुनाह कबूला, अबू जुंदल ने माना 26/11 हमले में शामिल था, आईएसआई से भी उसका ताल्लुक था। और दैनिक भास्कर कहता है मुंबई हमले का आरोपी अबू जुंदल गिरफ्तार, 5 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेगा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। खबर के मुताबिक अबू जुंदल को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। कसाब समेत मुंबई के हमलावरों को उसने हिंदी सिखाई थी, उन्हें ट्रेन करा था। पाकिस्तान स्थित कंट्रोल रूम से उनको निर्देश दिए जा रहे थे। तो इस साजिश में अबू जुंदल जो है वो शामिल था, उसने इस बात को खुद स्वीकार किया है। Yes, Anjali, even English newspapers have made this news as to be their main headlines. The Indian Express writes, 26/11 handler Abu Jundal arrested. Zaibuddin Ansari arrived from Saudi, was picked up at Delhi airport on June 21. He taught Mumbai attackers Hindi, instructed them by phone during attack. The Indian Express writes, days before the Home Secretary level talks between India and Pakistan last month, the name of one of the most wanted terror suspects was struck off from the list that was handed over to Pakistan. The man was no longer in Pakistan. A month later, this man, Zabayuddin Sayyid Zakuyuddin Ansari, alias Abu Jundal, surfaced in Delhi's IGI airport, where he was arrested by Delhi Police Special Cell on June 21. Similarly, the Pioneer has also written on this. It has written, biggest catch since Kasab, Zaibuddin's arrest by Delhi police in the 26/11 massacre nails Pakistan. और आज की दूसरी बड़ी खबर है भ्रष्टाचार के आरोपों में एक और केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आया है। कैबिनेट मिनिस्टर वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ 23 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में अब मुकदमा चलाया जाएगा। इसको लेकर अखबारों की हेडलाइन कहती है, दैनिक भास्कर ने लिखा है केंद्रीय मंत्री वीरभद्र पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस, शिमला की विशेष अदालत ने तय किए आरोप, पत्नी प्रतिभा सिंह भी आरोपी, सोनिया से की इस्तीफे की पेशकश। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है वीरभद्र सिंह मुश्किल में, भ्रष्टाचार के आरोप तय। वीरभद्र सिंह ने कहा है मैं अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, जब मौका आएगा तो मैं उचित कदम उठाऊंगा। और इसी खबर को अमर उजाला ने भी अपने फ्रंट पेज पर रिपोर्ट करा है। उन्होंने लिखा है केंद्रीय मंत्री वीरभद्र की मुश्किलें बढ़ी, सीडी मामले में आरोप तय, इस्तीफे का दबाव बढ़ा। तो अक्षय, एक और कैबिनेट मिनिस्टर, एक और बड़े मंत्री कांग्रेस के जिनका नाम भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आया है। जी अंजलि, हिमाचल प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता रह चुके हैं वीरभद्र सिंह। इनफैक्ट ऑल द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैव आल्सो हाईली पिक्ड अप ऑन दिस रिवीलिंग न्यूज। द इंडियन एक्सप्रेस राइट्स, court frames charges against Veerbhadra wife, CD case, enough evidence of corruption, says judge. BJP team Anna seek minister's ouster. The Pioneer writes, Congress in bind over graft hit Veerbhadra. 23-year-old case returns to haunt minister, wife as BJP demands ouster. A 23-year-old case returned to haunt Union Minister Veerbhadra Singh and his wife on Monday after a special court in Shimla framed charges of conspiracy and corruption against them. While Singh said he would file a review petition in the High Court, the opposition BJP was quick to seek his resignation from the Union Cabinet. So Anjali, we can say one more minister has been found totally grossed in the corruption case. बिल्कुल। देखने वाली बात यह है कि जो पूरा मामला सामने आया है, कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने ही इसका खुलासा किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने मई 2007 में ये सीडी जारी करी थी और इस पूरे मामले के सबूत पेश किए थे कि उन्होंने किस तरह से एक कारोबारी से रिश्वत ली है। अंजलि, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के पहले भी, और अभी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इतनी हाई लेवल के मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, और एक और वरिष्ठ नेता, ऐसा नहीं है कि पहले वरिष्ठ नेता हैं जो नहीं है कि पहली बारी किसी वरिष्ठ नेता का नाम सामने आ रहा है। पिछले काफी समय से कांग्रेस के एक के बाद एक कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों में। और वीरभद्र सिंह पर अब रिपोर्ट्स पर बिलीव करें तो वीरभद्र सिंह पर अब ये आरोप तय हैं। अंजलि, अगर मैं आपको नाम गिनाऊं उन मिनिस्टर्स के, विलासराव देशमुख हो, अशोक चवन हो, जिन पे केसेस चल रहे हैं, उसके अलावा ए राजा जेल में रह चुके हैं, कन्नी मोही इसी कैबिनेट इसी अलायंस की एक की मेंबर्स में से एक हैं, जो डीएमके के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स हैं, वो रह चुकी हैं जेल में। उसके अलावा आप देखिए
पी चिदम्बरम पे भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, और अब वीरभद्र सिंह का फिर से एक करप्शन स्कैंडल में फंसना एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस तरह का कैबिनेट हमारी सरकार अभी हमें दे रही है। Anjali, moving on the economic front, the news that's making headlines today in the English newspapers is RBI booster fails to perk up markets rupee, writes Indian Express. North Block nudged Reserve Bank of India to administer a booster dose to the embattled rupee before Finance Minister Pranab Mukherjee demits office. But with no broad brush strokes to revive investment, the much hyped measures instead shaved 90 points off the Sensex today. The rupee rallied in expectation of substantial reform but slumped to a record low of 57.92 before ending the day at 57.01. पर बीजेपी प्रवक्ता जो है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा है The economic package announced by the RBI and the Finance Ministry is a non-package and has disappointed the country. It will neither arrest the slide down of the rupee nor will increase the confidence of the investors. तो RBI ने जो पैकेज दिया है, इसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि ये नॉन पैकेज है और लोगों से इसमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही बढ़ी है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। Basically, you use the right word, which is the non-package. It will not have any impact as the report suggests, because Sensex came down. The rupee did not see a substantial reform in its pricing. So basically, we can say yes, it has been a non-package, and this is what even BJP has said. और आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर पर। अक्षय, आज की अगली खबर जो है वो वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक ब्लॉग लिखा है राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर। आडवाणी जी ने लिखा है सर्वसम्मति बनाने की नहीं की गई कोशिश। ब्लॉग में राष्ट्रपति चुनाव पर यूपीए पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाजपा ने संगमा का समर्थन करके कुछ गलत किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सत्ताधारी दल के रवैये की वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा। तो जैसा कि सुषमा स्वराज जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि उन्हें पहले प्रणब मुखर्जी का नाम घोषित करने से पहले विपक्षी दल से पूछा ही नहीं गया था कि आप इससे सहमत हैं इस नाम से या नहीं है। तो इसी बात को लेकर आडवाणी जी ने अपना ब्लॉग लिखा है। Exactly, that's what the Indian Express has also picked up. It has said that UPA did not try to build consensus, says Advani. Taking on the critics of the BJP's decision to support PS Sangma in the presidential polls, LK Advani on Monday said that the onus for building a consensus on the candidature of Pranab Mukherjee was on the ruling UPA leadership, which made no such effort. अपने ब्लॉग में उन्होंने अक्षय आगे लिखा हुआ है कि उनके पास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का फोन आया था, लेकिन तब जबकि यूपीए प्रणब मुखर्जी का नाम घोषित कर चुका था। तो इस पर आडवाणी जी ने लिखा है कि मैंने उनसे कहा कि आप तो हमें सिर्फ सूचना दे रहे हैं, क्या बेहतर नहीं होता कि आप पहले हमसे विचार विमर्श कर लेते। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा अभी भी देर नहीं हुई है। इसी को लेकर आडवाणी जी ने लिखा है कि 2002 में एनडीए ने इसका ठीक उलट काम किया था। एपीजे अब्दुल कलाम का जब उन्होंने नाम घोषित किया था तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी और मुलायम सिंह से बात की थी। उससे पहले उन्होंने कलाम के लिए समर्थन मांगा और उसके बाद उन्होंने कलाम का नाम घोषित किया। तो उन्होंने दोनों सिचुएशन को कंपेयर करा है कि एक तरफ जहां यूपीए ने प्रणब मुखर्जी का नाम घोषित करने के बाद विपक्षी दल से पूछा है कि आप इससे सहमत हैं या नहीं, वहीं उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले बात करने के बाद फिर कलाम जी का नाम सामने रखा। Anjali, in fact, Mr. LK Advani has done what? What he has done is that he has compared two situations. He has said, while in our case, we consented with you, we consulted you and tried to make a consensus on who should be the next president. In your case, in case of Pranab Mukherjee, what you did was you announced the name and tried to impose that name on us, and that imposition is called imposition and not consensus. Meanwhile, Anjali, the name on whom the consensus was to be built, though that was an imposition, as Mr. LK Advani has said. Mr. Pranab Mukherjee has resigned from Congress Working Committee after 34 years. The Express writes, 34 years later, CWC bids farewell to Pranab. Basically, what he has done is that he has resigned from CWC, and also Mukherjee will resign as Finance Minister on Tuesday and file his nomination papers on June 28th. तो अक्षय, प्रणब मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने CWC से इस्तीफा दे दिया है। 34 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है, इतने बड़े पदभार संभाले उन्होंने यूपीए की गवर्नमेंट में, उसको लेकर दैनिक जागरण ने एक खबर छापी है अपने फ्रंट पेज पर। उन्होंने लिखा है कठोर फैसलों से पीछे हटे प्रणब मुखर्जी। कल पीएस संगमा ने भी एक स्टेटमेंट जारी करी थी। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था जो फिलहाल है, वित्त मंत्री को उसका जिम्मेदार ठहराया था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है प्रणब मुखर्जी। इसको लेकर दैनिक जागरण लिखता है,
अर्थव्यवस्था को मंदी के झंझावत से निकालने के लिए सरकार कोई नई सूझ नहीं दिखा सकी। आर्थिक सुस्ती दूर करने के लिए निर्णायक फैसला करने का संकेत दे रही सरकार ने सोमवार को ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आम जनता को राहत मिले। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी दोनों ने सोमवार को कठोर फैसले का ऐलान होने की बात कही थी। तो प्रणब मुखर्जी जो कि एक प्रबल दावेदार हैं राष्ट्रपति पद के, उनके कार्यकाल का एनालिसिस है। आज उनके कार्यकाल में वित्त मंत्री वो रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ है, ये आरबीआई के कल के जो उन्होंने पैकेज का ऐलान करा है, जो उन्होंने स्कीम दी है, किस तरह से वो नाकाफी रही है, इसको लेकर ये खबर है कि प्रणब मुखर्जी कठोर फैसले लेने में सक्षम नहीं है। Meanwhile, the Delhi University has released its first cutoff list, and though there's no 100% shocker this time, but still the cutoffs are very high, very competitive. Let me just give you a glance of it. The Express Newsline writes, DU first list out, history at Hindu needs 99%. 15-point jump for BSc Physical Science at Ramjas. 82% is the lowest commerce cutoff. The Delhi University released its first cutoff list for 62 colleges late on Monday night, with most colleges sticking to their cautious approach of high cutoffs to avoid excess intake of students. Though there is no repeat of last year's shocker 100% cutoff, a few courses in Hindu college will only admit students with a total of 99.25% and above. If I was to just tell you some courses and their cutoffs, then in BCom Honours, you will have to have 96.25% to 98.25% if you want to get into Hansraj College. Hindu demands 96.25 to 99.25% for BCom Honours as well. In Kirodimal, if you want to do BCom Honours, you need to have at least 96.75%. In Ramjas, you need to have 96 to 98% if you want to get into BCom Honours. Similarly, for political science honours, for example, if you want to get into Hindu, you need to have 93 to 96%. In Kirodimal, you need to have 90 to 95%. And in Ramjas, you need to have 88.5 to 95% if you want to do political science honours. So this is the kind of cutoff that has been garnered this time also. Very high cutoff, but still not 100% shocker as such. Meanwhile, we want to tell all the students, if you want to find out the first cutoff list, you can either consult the newspapers like Indian Express. They have the entire cutoff list being published there. Secondly, you can also log into www.du.ac.in. You will have entire cutoff list there also. दिल्ली में बिजली की दरों में फिर से वृद्धि होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसको लेकर दैनिक जागरण ने लिखा है, 10 महीने में तीसरी बार लगेगा बिजली का झटका। बिजली दरों में 20 से 25% वृद्धि के आसार हैं। वहीं दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को अपने पेज नंबर 2 पर जगह दी है। उन्होंने लिखा है, फिर गिरेगी बिजली, बढ़ेगी दर। मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों के पास रुपयों की कमी की दुहाई दी और बिजली वितरण कंपनियों ने भी डीआरसी से दरों में 20 से 27% बढ़ोतरी की मांग की है। तो कब तक पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को बिजली मिल पाएगी, इसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। हालांकि बिजली दरों में बढ़ोतरी, महंगाई में एक और इजाफा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो सबको यूज में आती है। सो दिस इज अगेन गोना बी एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द existing inflation that is already there. बिल्कुल। और अक्षय, बिजली दर में जो वृद्धि करने के आसार नजर आ रहे हैं, वृद्धि की जाएगी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो आंदोलन करेंगे। बिजली की दर में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा है कि यदि बिजली की दर में वृद्धि की गई तो भाजपा आंदोलन करेगी। तो जैसे पेट्रोल मूल्यों में वृद्धि करी गई, महंगाई बढ़ती जा रही है और अब बिजली की दर में भी वृद्धि की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से इन सारे इश्यूज को लेकर आंदोलन जारी रखा हुआ है, जनसंघर्ष अभियान जारी रखा हुआ है। उन्होंने पहला चरण समाप्त हो गया है, लेकिन अब एक और महंगाई की जो मार जनता पर पड़ी है, इसके खिलाफ भी वो आंदोलन करेंगे। So basically the official stand of BJP is that we protest any further hike in revising the rates of electricity charges. बिल्कुल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें अखबारों से। फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।